तो मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को 1722 में वजीर का पद दिया। ठीक है, वजीर आज के प्रधानमंत्री को आप मान लो, जो शासक के एकदम करीबी सलाहकार जो होते हैं वो। तो वो पद पर, वजीर के पद पर था। और 1724 में उसने वजीर का पद त्याग दिया चिनकिलिज खां ने। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद शाह के कुछ नीतियों की वजह से, और ऊपर से चिनकिलिज खां कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा था, वो निर्णय करने में स्वतंत्र नहीं था, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यानी कई तरीके के रोक लगाए गए थे कि जैसे कोई नियम बना रहा है तो मना कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जो बोल रहे हैं वो करना है। तो इस तरीके से अब वो देख रहा है क्या चिनकिलिज खां, मुगल साम्राज्य पतन तो हो ही रहे, टूट तो रहा है या विघटित तो हो ही रहे, और बंगाल स्वतंत्र हो ही रहे। तो मतलब सारे जो अमीर अधिकारी है वो इस ताक में है कि हम एक छोटे से एरिया का राजा बन जाए, नवाब बन जाए, इस तरीके से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले। तो हैदराबाद का चिनकिलिज खां भी बोला कि हम भी क्यों ना स्वतंत्र कर दे हैदराबाद को, है ना। वो तुरानी गुट से बिलोंग करता है। देखिए आपको हम बताते हैं, पिछली क्लास में भी बताए थे कि वैसे आगे हम बताएंगे आपको कि मुगल साम्राज्य में गुटबाजी होना शुरू हो गया था। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा है, कोई भी शासक, कोई भी साम्राज्य जब कमज़ोर होता है तो वहाँ गुटबाजी बढ़ने लगता है। ठीक है, गुटबाजी कहने का मतलब हर तरह के अधिकारी सब चाहते हैं कि हम बेहतर बने, वो चाहते हैं हम बेहतर बने, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाता है। तो उसी में कई सारे गुट बने थे। सैयद बंधु का गुट था, तुरानी गुट था, ईरानी गुट था, अफगान का गुट था। तो कई सारे गुट थे। इसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या था, किसका कहानी, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, उतना नहीं पढ़ना है चक्कर में, ठीक है, नहीं तो प्रेशर ज़्यादा आएगा। अभी कहानी को समझते हैं। तो चिनकिलिज खां जो है वजीर का पद त्याग दिया और हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया 1724 ईस्वी में। और मोहम्मद शाह जो मुगल शासक है वो खुद निजाम, उसको बोलते हैं चिनकिलिज खां को निजामुल मुल्क, ठीक है, उसी के नाम से उसको जानते हैं। उसको आसफ जहाँ का उपाधि दे दिया और बोला कि ठीक है तुम हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बनो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉरी, बस हमसे बैर नहीं रखना है, विरोध नहीं करना है। और ऐसा ही हुआ। चिनकिलिज खां अपने पूरे जीवन काल में मुगल शासक से कोई विरोध, कोई विद्रोह नहीं किया, कोई बैर नहीं रखा। ठीक है, अब जब चिनकिलिज खां स्वतंत्र बन चुका है हैदराबाद का, देखिए हैदराबाद कहाँ पर है, उसका लोकेशन आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला इलाका है इंडिया में, ठीक है, ये इलाका है हैदराबाद का, दक्कन के एरिया के आसपास। दक्कन का जो पठार अभी आप सुनते होंगे ना, कई सारे स्टेट में है, एक खास स्टेट में हम नहीं बोल सकते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब एरिया में उसका एरिया फैला हुआ है दक्कन का। वो एक्चुअली वो प्लेटियो है ना, पठार है, तो किसी एक स्टेट में तो है नहीं, कई सारे स्टेट में उसके एरिया बने हुए हैं। तो दक्कन के एरिया में जागीरदारी प्रथा को कायम रखा। कौन? चिनकिलिज खां। जागीरदारी प्रथा क्या होता है हमने बताया है पिछले क्लास में, वैसे आपको बताते हैं। जागीर भूमि दिया जाता था और उस जागीर, जैसे अमीर अधिकारी को पैसा न दे करके जागीर भूमि दे दी है, और उसी से वो टैक्स तसलेगा, शासक को नहीं जाएगा, वो टैक्स अपने पास रखेगा, ठीक है, और उसी से अपना खर्चा वर्चा चलाता है, अपना व्यवस्था चलाता है। तो जागीरदारी प्रथा को कायम रखा और प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए, सेना को संगठित किया और एक शक्तिशाली हैदराबाद रियासत बनाया, एक प्रतिष्ठित रियासत बनाया हैदराबाद को। लेकिन जब 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में चिनकिलिज खां यानी निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, इसका पूरा नाम आप समझो, तो जब इसका डेथ हो जाता है, तो डेथ होने के बाद अब हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके लिए संघर्ष हो जाता है। कारण उसका एक बेटा है नासिर जंग और एक पोता है मुअज्जम जंग। तो दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगा कि गद्दी पर कौन बैठेगा। अब जब घर में लड़ाई हो तो बाहर वाला तो मजा लेगा, है ना, ऐसा ही होता है। घर में आपस में जब लड़ाई होगा ना तो बाहर वाला मजा लेगा। तो
उसी समय आप सोचो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी कर्नाटक में है, ठीक है ना। अब वो सब क्या देख रहे हैं कि जब आपस में ये सब लड़ ही रहा है तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। तो एक अंग्रेज सपोर्ट कर दिया और एक, जैसे अंग्रेज सपोर्ट किया नासिर जंग को, और ये जो फ्रांसीसी कंपनी था, फ्रांसीसी लोग ये सपोर्ट कर दिया मुअज्जम जंग को, उनके पोतों को। अब ये लड़ाई पारिवारिक नहीं, फैमिली वाला नहीं, डोमेस्टिक नहीं रहा, ये इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों के हाथ में चला गया इसका बागडोर। एक्चुअल में ये मोहरा बन गए फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों का, और मोहरा बना करके इन लोगों का खूब यूज किया, ठीक है। आगे हम बताएंगे जब कर्नाटक के युद्ध पढ़ेंगे तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है दोनों फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, इनके आपसी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई बना दिया। तो ये कहानी है हैदराबाद का। हैदराबाद इस तरीके से स्वतंत्र हुआ है। इसका नाम अगर हम आपको लिख दें तो सबसे पहले आप देखिए चिनकिलीज खान, ठीक है, ये नाम है। ये 1724 से, हालांकि 1724 से 48 तक हैदराबाद का शासक रहा था, और 1722 से 24 तक वजीर के पद पर रहा था। इसका हालांकि कोई उत्तराधिकारी नहीं बन पाया, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के युद्ध के चक्कर में फंस के रह गया। सेकंड कर्नाटक के युद्ध में आप देखिएगा, ये सब का कहानी आपको बताएंगे आगे। तो एक है नासिर जंग, इसका यूज आएगा इसलिए नाम बता दे रहे हैं बस। नासिर जंग इसका बेटा है, और इसका एक पोता है मुअज्जम जंग, ठीक है। ये पोता है यानी बेटा का बेटा, जिसे इसका एक बेटा था नासिर जंग और दूसरे बेटा का ही बेटा है मुअज्जम जंग, ठीक है। यानी दोनों में चाचा भतीजा का रिलेशन है, ठीक है। तो ये कहानी है हैदराबाद का, ठीक है। हैदराबाद किस तरीके से स्वतंत्र हुआ है इसके बारे में ये बात है, ठीक है। हमें जहाँ तक लगता है, आप खुद ही सोचना, एक क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा बताना कि अगर चिनकिलीज खां का एक ही बेटा होता तो जाहिर सी बात है गद्दी पर वो बैठता, और अगर वो या फिर ये दोनों में से कोई भी एक गद्दी पर बैठता और वो समर्थ होता, शक्तिशाली होता और हैदराबाद को और बेहतर बनाता, तो क्या अंग्रेज और फ्रांसीसियों का मोहरा बन पाता हैदराबाद? पता नहीं, आप बताना। क्या अंग्रेज और फ्रांसीसी कुछ और आगे बढ़ सकते थे, या फिर हैदराबाद का शासक उसे दबा सकता था? कई सारे प्रश्न आते हैं दिमाग में। तो ऐसा होता तो क्या होता अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हैदराबाद किस तरीके से स्वतंत्र हुआ है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके समझना है सब चीज़ें, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करते तो मराठा राज्य के बारे में बताते, लेकिन वो थोड़ा बड़ा डायनेमिक है, तो उसके बारे में थोड़ा बड़ा चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, तो बड़ा चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मराठा में कई सारी चीज़ें हैं जो आज तक लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।